यूपीटीटी 2026। नमस्कार दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपीटीटी के लिए हिंदी की स्पेशल क्लास वर्डमाला के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास मेरे भाई। इसमें आज हम आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। वर्डमाला, हिंदी वर्डमाला की दृष्टि से जो है, परीक्षा में वो सब चीज़ें बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आज हम वर्डमाला पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वर्डों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, और ऐसी ट्रिक के साथ आज आपको वर्डों का उच्चारण स्थान पढ़ाऊँगा कि आप कभी भी भूल नहीं सकते जो है कि वर्डमाला उच्चारण स्थान इस तरह से भी कोई बता सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आपका समय नहीं लूँगा ज़्यादा और वीडियो को स्टार्ट करूँगा। बहुत ही ज़्यादा शार्ट तरीके से पढ़ेंगे जो है इस वीडियो को। तो वर्डमाला की क्लास जो है मेरी स्टार्ट होती है अब से। हिंदी वर्डमाला। वर्डमाला क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्डमाला क्या है। तो वर्डों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्डमाला कहते हैं। जो वर्डों का व्यवस्थित क्रम होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्डमाला कहते हैं। जिस तरीके से जैसे फूल माला होता है, फूलों का एक क्रम इकट्ठा करके हम जो है फूल का माला तैयार करते हैं, ठीक उसी तरीके से वर्डों का एक क्रम तैयार करके हम क्या करते हैं, वर्डमाला तैयार करते हैं। वर्ड में एक स्वर अथवा एक व्यंजन होते हैं। वर्ण के दो भाग, एक स्वर और एक व्यंजन। हिंदी भाषा की वर्णमाला देवनागरी लिपि से बद्ध है। देवनागरी लिपि आक्षरिक लिपि है, ठीक है। हिंदी जो वर्णमाला है उसकी लिपि क्या है, वो देवनागरी है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। पेन और पेपर लेके बैठिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आज बताई जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे कुल वर्ड जो हैं हमारे कितने हैं, वो 52 हैं, जिनमें हमारा क्या है, 11 जो है वो स्वर है, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, 33 व्यंजन है, ठीक है। 33 व्यंजन है। उसके बाद दो जो है वो क्या है, अयोग वाह है। इस चीज़ को नोट भी कर लीजिए। अब व्यंजनों में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, 33 मूल व्यंजन है, 2 द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन है, ठीक है। अयोग वाह में अंक और अ आएगा, ठीक है। ये टोटल मिला के कितने हो गए, 52, 52। अब इसके बाद देखिए स्वर जिह्वा एवं ओष्ठाकृत के आधार पर जो है यहाँ पे हम देखेंगे अग्र स्वर के उच्चारण में। देखिए अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ठीक है। स्वर जिह्वा के आधार पे अग्र, मध्य, पश्च। तो ये अग्र स्वर क्या है, अग्र स्वर के उच्चारण में जीभ का आगे वाला भाग ऊपर उठता है। मध्य स्वर क्या है, मध्य स्वर के उच्चारण में जीभ का बीच वाला भाग ऊपर उठता है, अतः इसे केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्रीय स्वर क्या है, तो वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा जो मध्य स्वर है वही हमारा क्या है, केंद्रीय स्वर है। पश्च स्वर उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा ऊपर उठता है। पश्च स्वर के उच्चारण में क्या होता है, जीभ का पिछला हिस्सा जो है वो ऊपर उठता है। अब यहाँ पे आवृत्तिमुखी, आवृत्ताकार स्वर ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ का आकार गोल न होकर ऊपर नीचे फैल जाता है, ठीक है। गोल न होकर क्या होता है, ऊपर नीचे फैल जाता है, वो आवृत्तिमुखी या आवृत्ताकार स्वर होता है। अर्ध स्वर क्या है, अर्ध स्वर, अर्ध समृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर दो होते हैं, ठीक है। अर्ध समृत, अर्ध विवृत। तो यहाँ पे जो अर्ध समृत स्वर है उसके उच्चारण के समय मुख समृत स्वरों के उच्चारण से थोड़ा अधिक खुलता है, ठीक है। मुख जो है वो स्वरों के उच्चारण से क्या होता है, थोड़ा अधिक खुलता है, वो अर्ध समृत स्वर होता है। और अर्ध विवृत स्वर क्या है, इसके उच्चारण के समय मुख विवृत स्वर के उच्चारण में थोड़ा कम खुलता है। समृद्ध स्वर के उच्चारण करते समय मुख सबसे कम खुलता है, जबकि विवृत स्वर के उच्चारण करते समय मुख सर्वाधिक खुलता है। समृद्ध और विवृत दो चीज़ें हैं, ठीक है, समृद्ध और विवृत। फिर उसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, स्वर तथा उनके वर्गीकरण।
स्वर वे वर्ड हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। जैसे स्वर को बोलने के लिए हमेशा क्या होता है, किसी की मदद लेनी नहीं पड़ती है, स्वर स्वतंत्र होता है। ठीक है, स्वर जो होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है। स्वर को बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, मुख्य विवर खुलने के आधार पर, दो तरीके का यहाँ पे है। ठीक है सर, जैसा कि समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत और अर्धविवृत हमने पढ़ा था। अब इसका उदाहरण भी आप देख लीजिए। जो समृद्ध स्वर है वो ई उ ऊ है। अर्धसमृद्ध स्वर क्या है, ए और ओ है। ए और ओ क्या है, अर्धसमृद्ध। विवृत क्या है, आ है। अर्धविवृत क्या है, आ ए औ। ठीक है, आ ए औ, ये जो हमारा क्या है वो अर्धविवृत है। जिह्वा के आधार पर स्थिति, यहाँ पे देखिए स्वरों का वर्गीकरण, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसका उदाहरण देखिए, अग्र स्वर में ई ए, ठीक है, मध्य में आ, और पश्च में क्या, आ उ ओ औ। ये हमारा जीवा की स्थिति के आधार पर जो अग्र, मध्य और पश्च हमने देखा था। आवृत्तमुखी, आवृत्ताकार स्वर या ओष्ठाकृत के आधार पर, या वृत्तमुखी, वृत्ताकार स्वर, ये तीनों चीज़ें देखिए। इसका अब देखिए, ये सीजी टेट में ये पूछा गया सवाल था। ठीक है, ओष्ठाकृत के आधार पर। तो यहाँ भी देख लीजिए, आवृत्ताकार और वृत्तमुखी, वृत्ताकार स्वर। आ ई ए ऐ, ये हमारा क्या है, आवृत्ताकार है। और ये का वृत्ताकार में उ औ और आ, ये आगत स्वर होते हैं। ठीक है, अब जैसे हर्स्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये तीन चीज़ें हम जानते हैं, हर्स्व, दीर्घ और प्लुत। अब देखिए इसकी परिभाषा हम एक सीधा मात्रा में अगर कहें, सीधा शब्द में कहें, हर्स्व जिसमें एक मात्रा का समय लगे वो हर्स्व हमारा, जिसमें दो मात्रा का समय लगे वो दीर्घ, और जिसमें तीन मात्रा का समय लगे वो प्लुत कहलाता है। तो हर्स्व स्वर एक मात्रिक स्वर होता है। अ ई उ जो है और री, ये मूल स्वर भी होते हैं। अ ई उ और री एक मात्रिक स्वर है। दीर्घ की बात करें तो जिसमें दो मात्रा लगा, आ बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, ये हमारा क्या है, संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। और हमारा जो तीसरा है वो हमारा क्या है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो जिसमें तीन मात्रा का समय लगे वो हमारा क्या है, प्लुत स्वर होता है। इसे बहुमात्रिक स्वर कहते हैं, इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। यह हिंदी नाटकों में प्रयुक्त होता है। इसे देखिए यश के आधार पर या तीन के आधार पर इसका चिन्ह को हम व्यक्त करते हैं। इसमें ओम, इसका जो उदाहरण है वो ओम है। ठीक है, आगे अब हम उच्चारण स्थान देखेंगे मेरे भाई। ठीक है, उच्चारण स्थान हिंदी संस्कृत दोनों में ये चीज़ें आपका काम करेगा। वर्णमाला उच्चारण स्थान, कंठ मतलब गले से उच्चारण जो होता है, उच्चारण स्थान, इसको नोट करिएगा। बहुत ही बढ़िया ये टॉपिक अब शुरू होने वाला है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक शुरू होने वाला है। हिंदी वर्णमाला जो गले से उच्चारित होगा उसका सूत्र है अकुह, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ये सूत्र है, इसको नोट करिएगा। और फिर इसको जो है हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं। ठीक है, क्या है अर्थ, अ आ क वर्ग, ह और विसर्ग। अब देखिए आ में मतलब अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, आ गया। कम कु मतलब क वर्ग, क वर्ग आ गया। ह आ गया, विसर्ग आ गया, विसर्जनीय मतलब विसर्ग आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ से बोला जाएगा, कंठ से। अकु विसर्जनीय नाम कंठ है। ये जो जितने जो इसमें आएगा आ क वर्ग, ह और विसर्ग, ये हमारा कंठ से बोला जाएगा। अब यहाँ नीचे आपको देखिए लिखा भी है कंठ वर्ड। तो पहला सूत्र हमारा हो गया। दूसरा हम देखें, इचु यशा नाम तालु। ठीक उसी तरीके से इसको वेरीफाई करते हैं। इचु यशा नाम तालु, तो इचु यशा नाम में ई हो गया, चु मतलब च वर्ग हो गया, य हो गया,
बड़ा वाला श हो गया, ठीक है। इसका उच्चारण जो है हमारा क्या है, वो तालु से है। इचु यशा नाम तालु। ई च वर्ग य और स का उच्चारण जो है वो तालु से होता है, तो इसे तालव्य वर्ण कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये चीज़ें बहुत अच्छे से देखिएगा। स श श, तीन स है ना, श ख श, जिसे खटकोड़ वाला श भी सब पढ़ेंगे एक एक बार में। तो इचु यशा नाम तालु, बड़ा वाला श जो है वो तालव्य है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मूर्धन्य, मूर्धा जिसे बोलते हैं। मूर्धा मतलब तालु के ऊपरी भाग, तालु के ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं। सूत्र क्या है, ऋतु रसा नाम, ऋतु रसा नाम मूर्धा। अब री दो हो गया, टू मतलब ट वर्ग हो गया, रसा नाम मतलब र मतलब र हो गया, और खटकोड़ वाला श, इसका जो उच्चारण है वो कहाँ से होता है, मूर्धा से होता है, ठीक है। ऋतु रसा नाम मूर्धा। एक बार ये सूत्र को याद करिए, कभी भी आपको उच्चारण स्थान में कोई भी दुविधा नहीं पड़ेगी, और हर परीक्षा में जो उच्चारण स्थान पूछता है। ऋतु लशा नाम दंतः, ऋतु लशा नाम दंता। तो ऋतु लशा नाम, अब री देखिए, री आ गया, तू मतलब त वर्ग आ गया, ल आ गया, छोटा वाला श आ गया, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, दांतों से उच्चारित जो होता है, दंत, जिसे दंत वर्ण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण भी टोटल दे दिया है, त थ द ध न, ठीक है। ऋतु लशा नाम दंत। अब अगर आगे हम पचमे पे चलें, ओष्ठ, ठीक है, ओठ के उच्चारण के स्थान पर ओष्ठ। उपु पध्यमानिया नाम मोष्ठव, उपपध्यमानिया नाम मोष्टव। अब यहाँ पे उ पु मतलब प वर्ग, और पध्यमनी का उच्चारण जो होता है वो ओठ से होता है, ठीक है, पध्यमनी। अब यहाँ पे ओष्ठ वर्ड में देखिए, उ प फ ब भ म, ये जो है उच्चारित कहाँ से होगा भैया, ओष्ठ से होगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें संयुक्त उच्चारण स्थान वाले वर्ड जो कंठ तालु से बोले जाते हैं, ए दयतो कंठ तालु। ए और ए जो है वो कंठ तालु, ए दयतो कंठ तालु, ठीक है। आगे बढ़ें, कंठोष्ठ पे आते हैं। ओ दयतो, ओ और औ ये हमारे कहाँ से, कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं, कंठ और ओष्ठ से। ओ दयतो कंठोष्ठम। इसके आगे अगर हम बात करें दंत और ओष्ठ से, दंत और ओष्ठ से जिसमें दांत और ओठ दोनों का मेल हो, वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान जो है हमारा वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ से है। अब देखिए कुछ अपवाद के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। हर वर्ग का पंचम अक्षर, पांचवा अक्षर जो है हमारा नासिक, इय म अंगड़नम, इम अंगड़ना नाम नासिका। इय अंग इय अड़ न म, ठीक है। ये देखिए, अगर जैसे अंग आ गया, वहाँ ऑप्शन में कंठ दिया हुआ है, कंठ दिया हुआ है तो कंठ, और अगर नासिक दिया हुआ है तो नासिक, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। इय इचु यशा नाम, अभी हमने पढ़ा था, इचु यशा नाम तालु। तो अगर इय दिया हुआ है और ऑप्शन में तालु दिया हुआ है, नासिक नहीं है तो तालु हो जाएगा, और अगर नासिक है तो नासिक हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ये ना हो कि भाई नासिक के दे दिया इय का, और आपको तालु याद है, तालु नहीं है, तो ऑप्शन गलत कर दें। अगर नासिक है तो नासिक, तालु है तो तालु, अगर दोनों आएगा तो मतलब ऑप्शन गलत है, दोनों नहीं देगा एक साथ में। अब देखिए यही सूत्र है, ट्रिक
इस सूत्र को आपको याद करना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अकु विसर्जनीय नाम कंठ इचु यशा नाम तालु ऋतु रसा नाम मूर्धा ऋतु लसा नाम दंता उपपद्यमनीय नाम मोष्ठव वकार से दंतोष्ठम ए दयतो कंठोष्ठम ओ दयतो कंठ तालु। इस तरीके से आप जो है सूत्र को याद कर लेंगे तो एक बार अगर याद हो जाएगा तो फिर ये भूलेगा नहीं। और ये सारणी है, आप ऐसे लिख के भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की वीडियो में हम और भी देखेंगे व्यंजन जो है। ठीक है, वर्णमाला में व्यंजन जो हमारा बचा हुआ है, व्यंजन को देखेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।